तो विधायकों को तो यहाँ रहना पड़ेगा ना। तो हमको लगता है कि उसी संदर्भ में नीतीश कुमार ने ये अपने विधायकों को निर्देश दिया होगा कि आप राजधानी के अंदर रहें। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे के नज़दीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जो है ईद के महीने में इफ्तार पार्टी हुई, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को आमंत्रित किया, नीतीश कुमार गए, काफ़ी उन्होंने समय दिया, बड़ा माहौल जो है खुशनुमा था। उसके दो दिन के बाद या 3 दिन के बाद जो है नीतीश कुमार की पार्टी ने इफ्तार के लिए आमंत्रित किया हज भवन में। वहाँ तेजस्वी को इफ्तार के बाद जो है नीतीश कुमार गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए। अब ये जो लोग जानते हैं नीतीश कुमार के स्वभाव को, उनको ये लगा कि भाई ये तो क्या हो रहा है। आपकी नज़र में सामान्य घटना है सर? दशकों का राजनीतिक अनुभव है आपका। ये हमारा उस तरह का कोई रिश्ता नहीं रहा है। नीतीश हों, लालू यादव हैं, हमसे काफ़ी जूनियर लोग हैं, तो हमारा कुछ इस तरह का नहीं संबंध रहा है। हमको छोड़ने के लिए जाना है, ये मेरे लिए दरवाज़ा खोल देना है, ये तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं, यही कह रहे हैं उन्होंने ये जो गेस्चर दिखाया उसके पीछे क्या मकसद है। नीतीश कुमार कोई बेवकूफ़ आदमी तो है नहीं। उन्होंने जो उसके जरिए जो संदेश दिया, उस संदेश से बेचैनी हुई भारतीय जनता पार्टी पे बिहार में या दिल्ली में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत के जो घटनाक्रम हैं वो किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर के संकेत दे रहे हैं। हम जैसे पत्रकारों के लिए बड़ी चुनौती होती है कि ऐसे सियासी उलटफेर के अंदेशों के बीच सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई जाए और जो सवाल इन घटनाक्रमों से लगातार हर पल पनप रहे हैं उन सवालों के सही जवाब तलाशे जाएं। ये कोशिश हम लगातार कर रहे हैं और इसी कोशिश के क्रम में हम आरजेडी के वरिष्ठ नेता और आरजेडी के नहीं, बिहार के कद्दावर राजनीतिक शख्सियत शिवानंद तिवारी के पास आ पहुँचे हैं। सर हमारे साथ हैं। सर, आपके लिए ये अपेक्षित होगा कि किन सवालों से हम इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। ये जो बिहार की राजनीति में चल रहा है और जिस सवाल से हम शुरुआत करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को ये फरमान सुनाया है कि आप 72 घंटों तक कम से कम पटना में रहेंगे। देखिए, राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, नॉमिनेशन की तारीख जो है शुरू होने वाली है और अभी तक वहाँ तय नहीं हुआ है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। उनको आरसीपी जो है वो उनका टर्म ख़त्म हो रहा है, रिटायर होने जा रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं। अभी तक उनको यह भी हिंट नहीं मिला है कि उनको दोबारा जो है रिपीट किया जाएगा। हिंट बल्कि उल्टा ही उनको मिल रहा है। उनकी भी बेचैनी सब लोग देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब मान लीजिए कि नॉमिनेशन शुरू होगा तो नॉमिनेशन जिसको भी आप उम्मीदवार बनाएंगे, आरसीपी को ही अगर फिर से उम्मीदवार बनाते हैं या कोई नया उम्मीदवार होगा, उसके लिए प्रस्तावक चाहिए, समर्थक चाहिए, तो विधायकों को तो यहाँ रहना पड़ेगा ना। तो हमको लगता है कि उसी संदर्भ में नीतीश कुमार ने ये अपने विधायकों को निर्देश दिया होगा कि आप राजधानी के अंदर रहें। आरजेडी ने भी अपने विधायकों को, जो हमारे पास जानकारी है, आप चाहे तो इसको खारिज कर सकते हैं, आरजेडी ने भी अपने विधायकों को पटना में रहने का फरमान सुनाया है। जो विधायक पटना में हैं उनको पटना पहुंचने का आदेश सुनाया गया है। हमको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। सीबीआई की जो छापेमारी हुई सर, जब छापेमारी चल रही थी, राबड़ी आवास पर सुबह हम भी थे, आरजेडी के ही कई नेताओं से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि चूंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आते दिख रहे थे, बीजेपी को अपनी सत्ता जाने का डर था और उसी की वजह से बीजेपी का ये सारा किया धरा है खेल है। नहीं, देखिए ना, उसमें सुशील कुमार मोदी का जो बयान आया है उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो छापेमारी हुई थी, किस आरोप में छापेमारी हुई थी। ये कहा गया कि रेलवे में जब रेल मंत्री थे लालू यादव और 2004 से 2008 या 9 तक थे, उस दरमियान उन्होंने जो रेलवे में बहाली करवाई, वो बहाली के बारे में आरोप है कि उन्होंने लोगों से ज़मीन लिखवाया और तब जो है बहाली किया और जो निश्चित प्रक्रिया है बहाली की उसका अनुपालन उन्होंने नहीं किया। और ये भी कहा सुशील कुमार मोदी ने
हमारे ऊपर कि 2008 में हमने जो है ये आरोप लगाया था। ये बिल्कुल सही है। 2008 में हम नीतीश कुमार के साथ थे। उस समय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और राष्ट्रीय प्रधान प्रवक्ता थे नीतीश ललन सिंह के साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात उठाई थी। सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल है, जिस दिन छापेमारी हुई थी उस दिन भी हमने इस सवाल को उठाया था कि 2008 के बाद 2022 में यानी 14 बरस के अंतराल के बाद ये छापामारी क्यों हो रही है? जब आरोप 2008 में लगा, इस बीच में सीबीआई उस आरोप पर क्यों सोई रही? कोई सुनगुन नहीं हुआ। खुद सुशील कुमार मोदी ये कह रहे हैं कि हमने जो आरोप लगाया था वो खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर के साथ आरोप लगाया था। इस तरह का प्रमाणित आरोप लगाया गया, सीबीआई ने क्यों नहीं एक्ट किया भाई? आज जो सीबीआई कार्रवाई कर रही है छापेमारी की, उसका क्या मकसद हो सकता है? तो स्पष्ट है कि उसका मकसद पॉलिटिकल है। अब ये देखा जाए कि पॉलिटिकल मकसद क्या हो सकता है, तो पॉलिटिकल मकसद में तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जातीय जनगणना के सवाल पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे के नज़दीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ईद के महीने में इफ्तार पार्टी हुई, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को आमंत्रित किया, नीतीश कुमार गए, काफ़ी उन्होंने समय दिया, बड़ा माहौल खुशनुमा था। उसके दो दिन के बाद या 3 दिन के बाद नीतीश कुमार की पार्टी ने इफ्तार के लिए आमंत्रित किया हज भवन में। वहाँ तेजस्वी को इफ्तार के बाद नीतीश कुमार गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए। अब ये जो लोग जानते हैं नीतीश कुमार के स्वभाव को, उनको ये लगा कि भाई ये तो क्या हो रहा है। आपकी नज़र में सामान्य घटना है सर? दशकों का राजनीतिक अनुभव है आपका। ये हमारा उस तरह का कोई रिश्ता नहीं रहा है। नीतीश हों, लालू यादव हैं, हमसे काफ़ी जूनियर लोग हैं, तो हमारा कुछ इस तरह का नहीं संबंध रहा है। हमको छोड़ने के लिए जाना है, ये मेरे लिए दरवाज़ा खोल देना है, ये तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव के लिए ये कर रहे हैं, यही कह रहे हैं उन्होंने ये जो गेस्चर दिखाया, उसके पीछे क्या मकसद है? नीतीश कुमार कोई बेवकूफ़ आदमी तो है नहीं। उन्होंने जो उसके जरिए जो संदेश दिया, उस संदेश से बेचैनी हुई भारतीय जनता पार्टी में, बिहार में या दिल्ली में, और उस बेचैनी का नतीजा वो दिखाई दे रहा है छापेमारी में। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, ये सरकार इस मामले में तो बदनाम है ही। बदनाम क्या है? तथ्य है कि इसने ईडी का मामला हो, इनकम टैक्स का मामला हो, सीबीआई का मामला हो, इतने निर्लज ढंग से उनका इस्तेमाल किया है, राजनीतिक इस्तेमाल किया है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। माने आप देखिए, आसाम का जो चीफ मिनिस्टर है, वो किस मामले में उनके साथ पूछताछ सीबीआई ने किया है। अब वहाँ पूरे नॉर्थ ईस्ट के वही नेता हैं। बंगाल में मुकुल राय वगैरह सब लोगों से पूछताछ हुई है, उसके बाद सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो ऐसा है ही भारतीय जनता पार्टी बैतरणी है। यहाँ आप कोई पाप कीजिए और पाप करके उस बैतरणी में जाकर डुबकी लगा लीजिए, आप एकदम शुद्ध हो गए, धवल हो गए, पवित्र हो गए। आज की जो राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है सर, उसमें क्या इस बात को खारिज किया जा सकता है? क्या इसकी आंशिक रूप से भी संभावना नहीं है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, या फिर नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ आ जाएं और रातों रात ये तस्वीर दिखे जो 2013 में दिखी थी, 2014 में दिखी थी, जिस तरह से साथ आ गए थे? आप तो कह रहे हैं कि आंशिक संभावना भी नहीं है। हमको तो कल लग रहा है कुछ भी हो सकता है। कल किसने देखा है, और कल क्या होगा, आज के बाद क्या होगा, इसके बारे में कौन भविष्यवाणी कर सकता है? आप कर सकते हैं सर, दशकों का राजनीतिक अनुभव। देखिए, नहीं, कोई नहीं कर सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी के पीछे। कहावत है अंग्रेजी में कि देयर इज मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। यहाँ से उठा के आप ओठ तक लगाइए, इसमें कई बार छलकने का डर रहता है। इसलिए आप इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस दिशा में मामला जा रहा है, उसी दिशा की वजह से भी बेचैनी है। अभी मंजिल दूर है, मंजिल के बारे में आकलन हो रहा है कि मंजिल है भी कि नहीं है, लेकिन जिस दिशा में मामला चल रहा है उसी की वजह से छापेमारी हुई। आपने एक भविष्यवाणी की थी, वो सही साबित हुई। आपने जो मुझे ठीक से याद है, राजगीर में आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा था, जब वो
पीएम मोदी की हवा को ब्लोअर वाली हवा बता रहे थे। आपने कहा था गंभीरता से लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा नरेंद्र मोदी को। वो ठीक है, तो हल्के में मैंने किसी को नहीं लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी को हम वॉच कर रहे थे, नरेंद्र मोदी को हम वॉच कर रहे थे और हमको दिखाई दे रहा था ऐसे भी कोई भी आदमी जो देख रहा है कि एक जिस आदमी ने चाय बेचने से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, वो आज प्रधानमंत्री के कुर्सी का सशक्त दावेदार है, यही अपने आप में प्रमाण है कि वो आदमी साधारण नहीं है। उसका मेटल जो है अलग किस्म का है और इसीलिए यहाँ से वहाँ जो है पहुँचा। इसमें कोई भविष्यवाणी करने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखाई दे रहा है। और इसलिए हमने कहा कि आप जो है उससे हम डरते हैं, ये भी हमने कहा है। क्यों डरते हैं? कि आरएसएस की विचारधारा उसके रग रग में है और आरएसएस की विचारधारा अगर देश में चलाई जाए तो देश की एकता नहीं रहेगी, देश टूटेगा। क्योंकि ये देश जो है माने विभिन्न धर्मों को, विभिन्न संस्कृतियों को मिला जुला करके बना है और अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है। इसको सब लोग अपने अपने तरीके से आप उनको रहने दीजिए इस देश में, तब चलेगा। अब जैसे आप हिंदी को कह रहे हैं कि राष्ट्रभाषा बनाएंगे, अब दक्षिण में बवाल शुरू हो गया। यहाँ तक कि कर्नाटक में इनके अपने पार्टी की सरकार है और वहाँ भी विरोध हो रहा है। इसलिए हमने ये कहा था कि हमको डर लगता है। ऐसा नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी भी आरएसएस के थे, लेकिन वो 1957 में पार्लियामेंट में गए थे। जवाहरलाल नेहरू का जलवा उन्होंने देखा था, जवाहरलाल नेहरू ने पीठ थपथपाया था उनका, और उनके दिमाग में जवाहरलाल जब प्रधानमंत्री बने तो जवाहरलाल नेहरू थे। इनके साथ तो ऐसा कुछ है नहीं। नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा, विपक्ष का सबसे सशक्त चेहरा नीतीश कुमार को देखते हैं। अभी इस बारे में हम अभी कुछ प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे। अभी उसका सवाल कहाँ आया? तेजस्वी यादव सीएम बनते हुए दिख रहे हैं अभी। देखिए नहीं, सबका कोई सवाल नहीं है। अभी तो यहाँ बिहार का सवाल है ना भाई, तो अभी देश का सवाल कहाँ लेके जा रहे हैं? देश का नहीं, बिहार की ही बात कर रहा हूँ सर। बड़ी चर्चा होती है सर, इसीलिए बड़ी चर्चा होती है कि नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा होंगे और अब वो वक्त आ गया है जब तेजस्वी यादव सीएम। देखिए ना, आप किसी को रोक तो सकते नहीं हैं। मैंने बिहार में समझिए कि राजनीति पर बतियाना ही सबसे बड़ा सगल है। आप कहीं भी जाइए, ट्रेन में, बस में, कहीं भी बैठिए, राजनीति पर ही लोग चर्चा करते हैं। यहाँ लोगों का शौक है राजनीति पर बतियाना। अलग अलग खेमे में जाइएगा, अलग अलग बात सुनाई देगी। इसलिए सर एक आखिरी सवाल है हमारा, जब नीतीश कुमार को आप दूर से देखते हैं या इस वक्त जब नीतीश कुमार को देखते हैं, क्या उनके अंदर वो बेचैनी आपको दिखती है, छटपटाहट आपको दिखती है कि वो बीजेपी से अलग होने को बेचैन हो? उनके एक्शन से ही ना कहिएगा। अब देखते क्या दिखाई दे रहा है ना भाई, बीजेपी जो है आज के दिन बीजेपी का हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर जी हैं, उनका बयान हमने सुना। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ फैसला होने वाला है, ये जो जातीय जनगणना है। आप जो है 2-2 बार विधानसभा में आपने जातीय जनगणना के पक्ष में वोट डाला। यानी ऑल पार्टी मीटिंग जो चीफ मिनिस्टर ने बनाई थी उसमें 2-2 दफ़ा आपने वोट डाला। आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आप प्रधानमंत्री से मिलने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया, उसमें भी आप थे। अब आज आप कैसे कह रहे हैं कि साहब हम विचार कर रहे हैं, हमारे यहाँ विचार हो रहा है? इसका मतलब है कि आपके यहाँ जातीय जनगणना पर पुनर्विचार हो रहा है। आपने पहले जो 2, 4, 5 दफ़ा जो है उसके समर्थन में हाथ उठाया, उस पर आप फिर से सोच रहे हैं। इसका मतलब कि बिना सोचे समझे आपने उठा दिया था, या अब आपको लग रहा है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हमको इससे नुकसान है, इसी कारण से पुनर्विचार की बात हो रही होगी। इसलिए हमको लगता है कि इसके बाद जो है अगर मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड लेती है इस पर है। अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने असहमति दिखाई, उस समय नीतीश कुमार क्या करते हैं, ये सब देखने की बात है। तो अभी भविष्य में बहुत कुछ माने बढ़िया चीज़ होने वाला है, जिसमें आप लोगों की व्यस्तता जो है रहेगी। अगले 72 घंटों में कुछ होगा सर? अब 72 77 घंटे का हम उस से नहीं बात करते हैं। ये सब
बचपना वाली बात है। देखिए सर, आप सवाल को टाल जाते हैं, लेकिन क्यों हम ये सवाल आरजेडी और नीतीश कुमार की दोस्ती से जुड़ा हुआ सवाल हम क्यों पूछते हैं? जब भी नीतीश कुमार की नैया डगमगाई है, आरजेडी उनकी ढाल बनकर सामने आई है। आप नीतीश कुमार की नैया डगमगाई है। अब पिछले 2-3 महीने पहले आरजेडी की तरफ से दिया गया बयान कि नीतीश कुमार जाति जनगणना को लेकर आगे बढ़ें, और अगर बीजेपी जनगणना पर ही बात हो रही है, अगर उनकी कुर्सी जाती है हम बचा लेंगे, ये बयान था। एक इस तरह का कोई बयान नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पार्टी के कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी थे, और लंबा समय इनसे हमने लिया, लंबी बातचीत इनसे की, और संकेतों में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं अगर समझना चाहें। बिहार की राजनीति का घटनाक्रम लगातार इस अंदेशे को और मजबूत कर रहा है कि शायद बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, और बहुत कॉमन परसेप्शन है। हम भी उसी परसेप्शन के साथ चल रहे हैं। क्या होगा नहीं होगा, राजनीति को क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। अनिश्चितताएं हावी है बिहार की सियासत पर। देखना होगा क्या होता है। उम्मीद है इंटरव्यू पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।